हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यूपी की सीरीज चल रही है। यूपी पेपर सीरीज में प्रैक्टिस सेट ये 3 है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है और सॉल्व भी कर दिया है। ठीक है, ये पहले जब सेट कराया था उसमें पहला क्वेश्चन ऐसे ही था, सेम उसी तरीके से। यहाँ पर माइनस था, उसमें इसमें क्या है, प्लस है। ठीक है, तो हम इसको जानते हैं किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो ये पूरा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर अगर दोस्तों मैं ब्रैकेट लगा के करता यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता, क्योंकि ये निगेटिव वाला है। जब मैंने इसे ब्रैकेट खोल दिया तो ये माइनस ये प्लस हो गया। तो बाकी जो पहली वाली कंडीशन थी वो कट गई, बाकी जो बची तो ये बची, और इनको मैंने 2-2 करके जोड़ दिया तो 4 हो गए। 4 से ये दोनों ऊपर नीचे कट गए, तो कितना आ गया, आंसर नंबर 4 आ गया। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसे वीडियो रोक कर उतार लीजिए आराम से, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कहता है उसको मैं लिखता हूँ। दूसरा सवाल कहता है कि अंडर रूट, सवाल नंबर 2, अंडर रूट 3/1 अपॉन रूट एक्स बराबर इक्वल टू 2। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 0.09, दूसरा दिया है 0.9, सी दिया है 0.0009 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर रूट जब दोनों जगह लगा होता है, ऊपर और नीचे दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि पूरा अंडर रूट। ठीक है, 32.4 अपॉन एक्स बराबर 2। अब ये पूरा अंडर रूट लगा दो, चाहे इंडिविजुअल अलग अलग लगा दो, तो बात एक ही है। मैंने इस रूट को इधर भेज दिया तो क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये बन गया एक्स और ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, अपॉन एक्स बराबर 4। 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 4 8 जा 7 32, 4 बन जा 4, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 4 8.1। तो इनमें से तो कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर डी हो गया। 8.1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। दूसरा तरीका इसका और है, 324 किसका वर्ग होता है, 0.18 का वर्ग होता है। 1.8 का वर्ग होगा। 1.8 को मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो सॉरी 1.9 को मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.9, और फिर उसका वर्ग कर दूंगा, फिर कितना आ जाएगा, 81 में 8.1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ मैं तीसरे सवाल की तरफ। इतना तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तीसरे सवाल में कह रहा है 2 संख्याओं का योग और गुणनफल। तीसरा सवाल कह रहा है 2 संख्याओं का योग और गुणनफल 15 तथा 56 है। 15 तथा 56 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों मतलब उल्टे हो जाए तो क्या होगा, का योग क्या होगा। इसके 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 1/3, दूसरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 15/56, और तीसरा ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 12/35, और डी ऑप्शन दिया है 35/12। तो इसमें हमें बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का योग, योग का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना, योग करना। मान लीजिए लेट कर लिया कि 2 संख्याएं ए एंड बी हैं, ए और बी हैं, तो इनका योग कितना होना चाहिए, 15, और इन्हीं संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, आपस में गुणनफल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 56। लेट कर लिया। तो मुझे एक बात बताओ कि 2 संख्याएं ऐसी लेट करो जिनका योगफल कितना होना चाहिए, 15। तो मैंने मान लिया 8 और 7 ऐसी संख्या जिनका योगफल 15 है।
ठीक है। और इन्हीं दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, वो कितना है दोस्तों? 56 होता है। 8 7 56 होते हैं, 56 होते हैं। तो अब मैं इनके व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दूं, इनके उल्टा कर दूं तो योगफल क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखो, कुछ नहीं होता कि योगफल ऊपर आ जाता है और गुणनफल नीचे आ जाता है। इसमें कैसे? 1/a प्लस 1/b निकालूंगा तो a प्लस बी अपॉन ए बी होता। क्या होता है? a प्लस बी अपॉन ए बी होता है। a प्लस बी मेरे पास 15 है और a गुणा b कितना है? मेरे पास 56 है और यही मेरा आंसर है। आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से हम सवालों को निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से इन सवालों को निकाल सकते हैं। ये आपको डिफ़िकल्टी लगती होगी लेकिन ये चंद सेकंडों के सवाल हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, जब भी व्युत्क्रमों का योग बोलेगा, उल्टे क्रम का योग बोलेगा तो जो योगफल होगा वो ऊपर आएगा, गुणनफल जो होगा वो नीचे आएगा। सिंपल तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कहता है 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा? चौथा क्वेश्चन है 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा? गुणजों का औसत क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दिया है इसमें। पहला विकल्प है वो है 48, दूसरा विकल्प है वो है 12, तीसरा विकल्प है 40 और डी ऑप्शन जो है वो 35। तो हमें बताना है कि 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या है। तो गुणज होता है मल्टीपल, ठीक है, गुणनफल, गुणा कर देना उनकी। तो सबसे पहले मैं ये जानूंगा, मैं अगर इस तरीके से लिखूँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, यही तो आएगा दोस्तों। और डॉट डैश 15 पंजे 75, ये 75 तक आएगा। ठीक है, 15 गुणज का है तो 15 की 5 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 75, यानी कि 75 तक मुझे जाना है। तो ऐसा मुझे करना ही नहीं है, मुझे सिंपल ये करना है कि 5 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और डेड डैश यहाँ रहेगा 15। कितना रहेगा? 15 रहेगा। तो 15 एक इजी संख्या है, जैसे कि विषम संख्या होती है। जब विषम संख्याएं होती हैं तो उनमें बीच का क्या होता है? औसत होता है। जैसे 3 संख्या मैंने ली तो इसमें जो औसत होगा वो कितना होगा? ये होगा। उसमें फर्स्ट एंड लास्ट संख्या को जोड़कर डिवाइड कर देते हैं। अगर ऐसे ही मैं 5 संख्याएं लूँ तो उसमें औसत कितना होगा? ये होगा। फर्स्ट एंड लास्ट का योग करके डिवाइड कर दूंगा। ऐसे ही मैं 7 संख्याएं लेता हूँ, 7 और 1 8 हो गए, डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया? 4 बचा, तो 4 इसका औसत हो गया। ऐसी 15वीं संख्या जो है, 15 और पहली संख्या कितनी है? 1, तो 15 और 1 को जोड़ दूंगा, कितने होते हैं? 16, 16 के बटे 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा औसत? 15 + 1/2, तो कितना आ गया? 15 × 8/16 कट जाएगा, 5 8 40, तो 40 क्या हो गया इसका आंसर? यहाँ कितने हुए? 16, 16 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 8 और 5 8 40, तो 40 क्या हो गया? इसका औसत हो गया। हम इस ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से संख्या 75 लिखते जाएं तो पहली संख्या, लास्ट संख्या और पहली संख्या को जोड़ दें, कितना आएगा? 80, 80 से दो संख्या ली हैं तो 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे क्या आ गया? औसत 40। ठीक है, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जब विषम संख्याएँ दी हैं, ठीक है, जब विषम नंबर तक दिए हैं, ऐसा नहीं विषम संख्याएं दी हों, विषम संख्या तक दी हो, जैसे 15 दिए, 17 दिए, 19 दिए, तो इनके बीच में आधी आधी संख्या छोड़ने के बाद एक नंबर बचता है, वही नंबर हमारा औसत होता है। अगर समान डिफरेंस है उनके बीच में, ये भी ध्यान रखना है, उनके बीच में डिफरेंस कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे कि 5 5 का डिफरेंस है, यहाँ 1 1 का डिफरेंस है, इस तरीके का डिफरेंस होना चाहिए, तब हम फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ सकते हैं। बीच की किसी भी संख्या को आप उसमें जोड़ सकते हैं और आंसर पा सकते हैं। ठीक है, समान डिफरेंस वाली संख्या है। ठीक है, तो ये सवाल हो गए। और 5वां सवाल लेता हूँ मैं। सवाल कह रहा है 5% का 8% कितने प्रतिशत है? बड़ा ही, 5% का 8% कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? ऑप्शन दिया है
160%। दूसरा आंसर कह रहा है 150%। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 115%। और जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है 130%। तो अगर यहाँ पर देता दोस्तों 5% का 5% कितना होगा, तो 100% आता दोस्तों। इसका मतलब ये 100 से ज़्यादा आएगा। तो 8% की बात कर रहा है, कितना होगा। अगर मैं कहता 5 का 2% कितना होगा, 2, तो 2 निकालता मैं, ठीक है। 3% कितना होगा, तो 3 निकालता। तो 8/5, परसेंटेज ऊपर भी परसेंटेज नीचे भी इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो इंटू 100 आ गया। 5 से काट दूंगा, 5 × 20, 20 अट्ठे 160%। तो आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो गया कि 5 के रेफरेंस में अगर हम 8 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 160%। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आंसर ये हो गया। इसको समझने में अगर आपने समझ लिया तो सवाल इजीली हो जाता है और आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 5 सवाल मैथ के हो गए, अब रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग के 5 सवालों को लेते हैं। ठीक है, मिटा देता हूँ। दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचानिए। दिए गए 4 युग्मों में से, ये ऑड वन आउट है, ठीक है। 4 विकल्प दिए रहेंगे, एक ऑप्शन इसमें से अलग होगा, वो छांटना है। दिए गए 4 युग्मों में से एक विकल्प छांटिए। ठीक है, हमें ये छांटा है। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक विषय, सामाजिक विषय, और यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर विज्ञान। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है गणित। ठीक है, यहाँ पर है बीजगणित। तीसरा ऑप्शन जो है वो है विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, और इसमें है हार्वर्ड। चौथा ऑप्शन जो है सभी फल और केला। हमें बताना है दोस्तों कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो आप लोग बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है। उसके 1-2 सेकंड का आपके लिए जवाब निकाल, आप फ़ौरन टाइप कर दीजिए। अब किसमें टाइप करना है आपको, कमेंट पे टाइप करना है। कमेंट पे टाइप कर दो जल्दी, अभी भी समय है। ठीक है, तो सामाजिक विषय विज्ञान, सामाजिक गणित है बीजगणित, विश्वविद्यालय हार्वर्ड है, और फल में से क्या होता है, केला होता है। फल का नाम दे दिए केला, विश्वविद्यालय हार्वर्ड, गणित बीजगणित। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। सामाजिक विषय से रिलेटेड विज्ञान का नहीं होता है, विज्ञान से रिलेटेड विज्ञान का होता है, ये ध्यान रखना। सामाजिक विषय विज्ञान दोनों अलग हो गए, इसमें एक पार्टिकुलर विषय है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, इनमें गणित है, गणित का एक भाग क्या होता है, बीजगणित भी होता है। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक है। ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन एक नाम दिया है उन्होंने, एक भाग दिया। फल होता है, फल में एक भाग क्या है, केला है। तो ये सब एक मैच खाते हैं, बट सामाजिक विषय और विज्ञान दोनों अलग अलग क्या है, सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आगे मिटाते हैं इसको, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है कि जो कथन एवं निष्कर्ष हैं, तो कथन वाला सवाल इसमें दे दिया, कथन दे दिया। पहला कथन, कुछ चौक नहीं जानते, खड़िया, कुछ चाक बोर्ड हैं। क्या है, बोर्ड हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है सभी डॉक्टर बोर्ड हैं, सभी डस्टर बोर्ड है, सॉरी, सभी डस्टर बोर्ड हैं। बोर्ड है। अब निष्कर्ष निकालता हूं मैं।
पहला निष्कर्ष जो है, पहला निष्कर्ष है कुछ चाक बोर्ड हैं, कुछ चाक बोर्ड हैं, ठीक है, जैसा ये दे दिया सेम दिया है। नंबर दूसरा कह रहा है कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, सॉरी कोई भी डस्टर चौक नहीं है, नहीं है। तो सीधा पहले हम क्या बनाएंगे, इसका फिगर बनाएंगे, फिर इसका आंसर देंगे। कुछ चौक बोर्ड हैं, तो कुछ चौक बोर्ड, तो ये बोर्ड हो गया, कुछ चौक बोर्ड हो गए, इसका मतलब इतना एरिया आ रहा है। सभी डस्टर बोर्ड हैं, तो सभी डस्टर बोर्ड है, इसका मतलब इसके अंदर ही बनेगा, इसके क्या बनेगा, अंदर बनेगा, इसके अंदर सभी डस्टर क्या है, बोर्ड है। कहीं पर भी बना सकते हैं। कुछ चौक बोर्ड हैं, कुछ चौक बोर्ड का मतलब ये यहाँ पर भी हो सकता है, कुछ डस्टर, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। जब उसने नहीं कहा है तो इससे आशाएं, इसे टच नहीं होने देंगे, ठीक है। ये डस्टर हो गया, छोटा सा दिया, डस्टर कहीं पर भी बना दो, उसके अंदर ही बनाना बोर्ड के, लेकिन चौक वाली से एरिया से टच ना करे। तो कुछ चौक बोर्ड है, ये तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, पहला आंसर राइट हो गया। दूसरा आंसर है कुछ डस्टर चौक नहीं है, तो हो ना हो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। अगर हमारा जो कथन है दोस्तों नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव वाला आंसर कभी भी नहीं होता, ऋणात्मक आंसर नहीं होता है, इसीलिए ये आंसर गलत हो गया, पहला ऑप्शन सही है। तो इसलिए आंसर नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। नहीं आ जाता है अगर हमारे कथन में नहीं है, अगर हमारे विकल्प निष्कर्ष में नहीं आता है तो इस चीज़ को नोट कर लेना दोस्तों, वो आंसर गलत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है यदि किसी निश्चित कोड में वैन का कोड दिया है, वैन का कोड DCP है, वैन का कोड DCP होता है, तो पापा का कोड क्या होगा, पापा का कोड क्या होगा। इसने 4 विकल्प भी दिए हैं। पहला विकल्प दिया है RA, दूसरा जो विकल्प दिया है इसने वो दिया है CAAA, तीसरा विकल्प दिया है इसने ACCC और चौथा विकल्प दिया है RC। तो हम करते हैं, इसको जानते हैं पहले इसमें कौन सा रूल लगाया है, अपनाया है उसने, ठीक है। ये चौथा, ये तीसरा क्वेश्चन है ये, सॉरी रीजनिंग का। तो वैन में कोड क्या लगाया है, BAN और DCP। तो यहाँ पर 2, यहाँ 1, यहाँ 14, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 16। तो यहाँ पर यहाँ से कितनी वृद्धि होगी, 2 की, यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि होगी, 2 की, और यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि होगी, 2 की। तो कितना वृद्धि हुई दोस्तों इसमें, 2 से 4 हो गया, 1 से 3 हो गया, 14 से 16 हो गया। तो +2 की इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि वृद्धि 2 की हुई है, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है पापा, PA, यहाँ कितना है 16, यहाँ 16, यहाँ 1, ठीक है। तो मुझे 2 बढ़ाना है, पहले 2 बढ़ाऊंगा तो R 18 पे आता है, ठीक है, ये 3 पे आ जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर 3 आएगा, तो इसका मतलब C, फिर R, फिर C। तो क्या आया आंसर, RC। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर D हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये तो बहुत आसान था, +2 का इंक्रीज हो रहा है, तो +2 मैंने भी इंक्रीज कर दिए, तो मेरा आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ये कोडिंग डिकोडिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपने नंबर याद कर लिए तो आपके सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद कैसे होते हैं ये तो आप पे डिपेंड करता है। कह रहा है आगे, चौथा सवाल है मनमोहन प्रवीण का भाई है, प्रवीण का भाई है, ठीक है। प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ, प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ
प्रवीण की एकमात्र माँ की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, नानी, दूसरा विकल्प दिया है बहन, और ये तीसरा विकल्प दिया है इसने बुआ, चौथा विकल्प दिया है ममेरी बहन। ममेरी बहन, बताओ दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों में, अपने चचा, कोई भी हो रिलेटिव, बड़ा या छोटा, तैयारी कर रहा हो उसमें शेयर कर दिया करो। ठीक है, जिससे कि जो क्वेश्चन मैं यूपीट्रिपलएससी का करा रहा हूँ तो और भी एग्जाम के लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ब्रेल रिलेशन हर एग्जाम में आता है, वो अपनी तैयारी में अपने क्वेश्चन लगा सकें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अगर कोई नया बंदा है, नया जुड़ता है कोई भी इससे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मनमोहन प्रवीण का भाई है, प्रवीण एकमात्र बहन की माँ, ठीक है, मनमोहन की से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, या आप लोग बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, मनमोहन प्रवीण का भाई है। मनमोहन क्या है? प्रवीण का भाई है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? भाई हो गए। आगे कह रहा है प्रवीण की एकमात्र बहन, और इसकी क्या है? बहन है, तो वो क्या होगी? लड़की होगी। अगर कोई जेंट्स या मेल होता है उसको प्लस से डिनोट करते हैं, और फीमेल होती है उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं, जिससे हमें पता लगे। ठीक है, माँ, इसकी माँ होनी चाहिए, माँ हो गई, और इसकी भी क्या होनी चाहिए? माँ। ऊपर आ गया। मनमोहन की क्या लगती है? हमसे ये पूछ रहा है, तो मनमोहन से क्या लगती है भैया? नानी लगती है। क्या लगती है? सोचने की बात है कि आपकी मम्मी की मम्मी आपकी क्या लगेंगे? नानी लगेंगे, इसीलिए आंसर क्या हो गया? इसकी नानी, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगर ब्लड रिलेशन के सवालों को अगर आप करते हैं, अगर आप अपने ऊपर लेकर सवालों को करते हैं, अपने रिलेशन से लेकर करते हैं सवाल, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा और उतार भी लिया होगा आराम से। ठीक है, और नहीं उतारा है तो वीडियो को पॉज करो और उतार लो। लड़कियों की लाइन में आगे सवाल कह रहा है, अब 5वां सवाल है। ठीक है, मैं पहले इस क्वेश्चन को उतारूंगा, फिर आप लोग उसको उतारेंगे। ये दोस्तों लिखा हुआ है, सवाल देखते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में बाणी आगे से 6ठे स्थान पर है, जो स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। बाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? आपने भी पढ़ लिया क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं 5 मिनट सेकंड तक रुका हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, आपका टाइम अप हुआ। मैं बताता हूँ। लड़कियों की लाइन में बाणी आगे से 6ठे स्थान पर है। ठीक है, ये इससे मान लिया एक ये लाइन है, और इस लाइन में ये आगे से 6ठे स्थान पर है। ठीक है, थोड़ी बड़ी सी बनाता हूँ, और ये 6ठे स्थान पर है, आगे से 6ठे स्थान पर है। और आगे कह रहा है ये स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। इधर से अगर हम काउंट करें तो कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर। और इनके बीच में कुल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। कितने लोग हैं इनके बीच में? 7 लोग हैं। तो टोटल कितने लोग हुए ये ज्ञात करना है हमें। टोटल कितने लोग हुए? तो 6 + 7 + 9। ठीक है, तो कितने लोग हो गए? 7 13 2 22। तो 22 हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। बड़ा इजी सवाल था ये, सीटिंग अरेंजमेंट में ही लगते हैं। ठीक है, बिठाने की व्यवस्था, बैठक व्यवस्था उसी टॉपिक से हैं। ठीक है, ये सारे थे 10 सवाल आज के रीजनिंग एंड मैथ के। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट में। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नए यूपीट्रिपलएससी सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।